सो फ्रेंड्स, आज हम कैरियर्स लीगल लायबिलिटी लेते हैं। कैरियर्स लीगल लायबिलिटी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी रिक्वायरमेंट ऑल ओवर कंट्री है, लेकिन आप लोग अभी इतनी तेजी से इसको सेल नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उसकी वजह यही हो कि इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट को थोड़ा गहराई से समझिए। आई एम शेयरिंग विद यू द प्रेजेंटेशन। Can you see it? ओके, देखिए ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बिना कैरियर्स का यानी ट्रांसपोर्टर्स का यानी लॉजिस्टिक फर्म्स का बिजनेस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये प्रोडक्ट कोई नया नहीं है। सिंस बिगिनिंग इट इज देयर विद ऑल द जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ऑफ इंडिया। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अप्रोच का क्वेश्चन है। पीपल वांट इट बट पीपल आर नॉट एबल टू गेट इट, क्योंकि जो खाई है बीच में, जो ब्रिज है, उसको पूरा करना दोनों के कॉन्टेक्ट पे डिपेंड करता है। अब देखिए, बहुत सारा माल है जिसको कि डेली एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है ऑल ओवर इंडिया, इवन अब्रॉड भी। लेकिन अभी हम नेशनल लेवल की बात करें कि ऑल ओवर इंडिया हर सिटी से हर आदमी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भेजना होता है। वो अपने साधन ढूंढता है। जहां पर सी बीचेस हैं या कोस्टल एरिया कहें, तो वहाँ वो वाटर बेस के सोर्सेस को अडॉप्ट करता है, जिसमें कि शिप से, स्टीमर से, बोट से या एनी काइंड ऑफ हल से अपना माल भेजना प्रेफर करेगा। जहाँ नहीं है वहाँ प्रेफरेबली एयरवेज से करेगा। एयरवेज से जाएगा तो बाई एयर कार्गो कैरियर जाएगा, हेलीकॉप्टर जाएगा या कोई भी एयर डिवाइस। हालांकि ड्रोन्स ने अभी ज़्यादा कैरी करना शुरू नहीं किया है, तो उसके पास सेकंड मेथड एयरवेज रहता है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा और सबसे बल्कि ट्रांसपोर्टेशन होता है इंडिया में, वो होता है रेलवेज के थ्रू, क्योंकि रेलवेज में स्पेशली गुड्स ट्रेन होती है जो कि डिजाइन इसी पर्पज से की जाती है, या स्पेसिफिक ट्रेन भी हो सकती है जिनमें कि टैंकर्स वगैरह या रेफ्रिजरेटेड बोगीज भी हों। एंड फोर्थ एंड लास्ट है रोडवेज। रोडवेज सबसे सिंपल और इजी तरीका है। उसका रीजन क्या है कि छोटी से छोटी डिस्टेंस के लिए भी किया जा सकता है और लंबी से लंबी डिस्टेंस के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन रोडवेज में बहुत सारे व्हीकल्स हैं जिनको हम नॉर्मली जीसीसी भी कहते हैं। अब ये जीसीसी भी लाइट कमर्शियल व्हीकल भी हो सकते हैं, मीडियम कमर्शियल व्हीकल भी हो सकते हैं, हैवी कमर्शियल व्हीकल भी हो सकते हैं, या स्पेसिफिक डिजाइन के व्हीकल भी हो सकते हैं, जैसे रेफ्रिजरेट व्हीकल है, ओपन बॉडी है, क्लोज बॉडी है, टैंकर है। ये सभी व्हीकल्स गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किए जाते हैं और मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन रोडवेज से होता है, क्योंकि विद इन स्टेट्स पे बहुत सारा माल जाना होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। जहाँ जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ से सप्लाई भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मार्केट डिमांड का क्वेश्चन है। जहाँ पर कि प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी वहाँ से सप्लाई, और रिमोट एरियाज में जहाँ पर कि नहीं होती है नॉर्मली होगी। तो हमारी ये पॉलिसी जो है कैरियर्स लीगल लायबिलिटी, ये रोडवेज से रिलेटेड है, यानी कि इसमें रोड से या रोड से चलने वाले व्हीकल से जो भी गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है उन सभी का इंश्योरेंस है। लेकिन ये कैसे है और इस पॉलिसी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि कोई भी ट्रांसपोर्टर फर्म जिसका कि बिजनेस ही यही है कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर माल भेजे, किसी भी XYZ पर्सन का हो, तो माल भेजने के लिए उसे ये जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है या मर्केंडाइज है या कार्गो है, इसके लिए कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट व्हीकल की जरूरत पड़ती है। अब जब ये माल जाता है तो पूरी जर्नी जिस प्लेस से माल स्टार्ट हुआ है, प्लेस ऑफ ओरिजिन टू प्लेस ऑफ
फाइनल डेस्टिनेशन तक की सारी रिस्क कवर करनी होती है। और अगर ट्रांसपोर्टर के पास वो गुड्स भी आ रहा है जिसका कि इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या करना है कि अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज हो गया है, इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम तो सेटल करेगी, लेकिन इंश्योर से सब्रोगेशन लेटर ले लेगी। अब सब्रोगेशन लेटर एक ऐसा लेटर है जिसके जरिए इंश्योर अपने सारे राइट्स एंड रेमेडीज को इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देता है आफ्टर इंडेमनिफिकेशन। यानी कि मुझे अगर मेरा लॉस इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया तो मैं अपने सारे राइट इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देता हूँ, और इंश्योरेंस कंपनी उस सब्रोगेशन लेटर को ट्रांसपोर्टर के अगेंस्ट में यूज करेगी, बिकॉज द अल्टीमेट पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस और डैमेज टू द गुड्स इन ट्रांजिट इज ट्रांसपोर्टर और कैरियर फर्म और लॉजिस्टिक फर्म। तो बेसिकली दे आर रेस्पॉन्सिबल टू पे द कंपनसेशन, लेकिन क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस किया है तो उनकी जिम्मेदारी बाय वर्च्यू ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो सब्रोगेशन लेने के बाद ट्रांसपोर्टर से वो रिकवरी का क्लेम फाइल कर देते हैं। इसके मायने ये हैं कि ट्रांसपोर्टर को तो हर हाल में अगर कोई गुड्स डैमेज हुआ है उनके ट्रांसपोर्टेशन में तो उससे कंपनसेशन पे करना ही करना है। क्वेश्चन ये है कि अगर उसका इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी को पे करना है, और नहीं है तो ओनर ऑफ द गुड्स को पे करना है। बट ट्रांसपोर्टर कैन नॉट एस्केप दिस लायबिलिटी, उसके ऊपर तो लायबिलिटी रहेगी ही रहेगी। अब क्योंकि कैरियर्स लीगल लायबिलिटी पॉलिसी ही एक ऐसी पॉलिसी है जो ऐसे केसेस में ट्रांसपोर्टर के रेस्क्यू के लिए आती है, यानी उनका बचाव करती है। क्योंकि अगर सही मानों में देखा जाए तो ट्रांसपोर्टर्स का जितना एनुअल टर्नओवर होता है एवरीडे बिजनेस उनका, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स उनके पास हो सकते हैं, तो जितना उनका एनुअल टर्नओवर होगा पॉसिबल ये भी है कि उससे ज्यादा के उन्होंने लॉसेस पे कर दिए हों। क्योंकि लॉसेस कभी भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी ट्रांजिट में हो सकते हैं, किसी भी व्हीकल के साथ हो सकते हैं, कितनी भी क्वांटिटी में हो सकते हैं, कितने भी अमाउंट के हो सकते हैं। एवरीथिंग इज अनसर्टेन, और जब ऐसी अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर रही हो तो ट्रांसपोर्टर की इनकम से भी ज्यादा का लॉस पेमेंट हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ऐसा होता है, दिस इज नॉर्मल थिंग। लेकिन क्योंकि इस लायबिलिटी को कवर करने के लिए ट्रांसपोर्टर के पास ये ऑप्शन है कि इतनी बड़ी रिस्क को वो मैनेज करके इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर दे और ये कैरियर्स लीगल लायबिलिटी पॉलिसी ले ले, जिससे कि जितने भी लॉस और डैमेज होंगे उन सबको पे करने की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की हो जाएगी। तो दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट अवेलेबल विद द कैरियर, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फर्म्स। क्या है ये पॉलिसी? खरीदेगा तो उसको कैरियर्स या ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक फर्म, लेकिन उनके पास भी डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स होते हैं, और उन डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स में भी दो सिचुएशन होती है। पहली तो ये कि कुछ व्हीकल्स उनके ओन्ड होते हैं, यानी कि उनके खुद के हैं, और दूसरी ये कि कुछ व्हीकल्स उनके हायर्ड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा 2 करोड़ का टर्नओवर है पर ईयर, मेरे पास 20 व्हीकल्स हैं। 20 व्हीकल्स मेरे लिए इनसफिशिएंट है। मुझे लगता है मेरे पास 10 ट्रक और होने चाहिए, क्योंकि इतने टर्नओवर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए नंबर ऑफ व्हीकल्स की जरूरत है। तो मैंने 10 व्हीकल हायर कर लिए। अब मेरे पास 20 व्हीकल तो मेरे ओन्ड है और 10 व्हीकल मेरे हायर्ड है। मुझे कैरियर्स लीगल लायबिलिटी पॉलिसी चाहिए, तो इन सारे के सारे 30 व्हीकल की रेस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी उसमें कवर होनी चाहिए, तभी मेरा रिस्क कवरेज होगा। तो ये पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो कि ओल्ड व्हीकल्स की भी और हायर्ड व्हीकल्स की भी
लायबिलिटी को कवर करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट खास बात यह है कि इन व्हीकल्स में जो भी गुड्स या कार्गो या मर्केंडाइज जा रहा है, उसको जो फिजिकल लॉस हुआ है, एक्चुअल फिजिकल लॉस या डैमेज हुआ है, केवल उसी गुड्स की लायबिलिटी पेबल है। तो ये कैरियर्स लीगल लायबिलिटी का कवरेज है बेसिक, कि उसमें जो कवर होगा वो उसी गुड्स की लायबिलिटी कवर होगी जो कि उसमें ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लेकिन कौन से पेरेंट्स से कवर्ड होगी ये देखना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पॉलिसी में जो कवरेज है वो है अगेंस्ट फायर, एक्सप्लोजन और एक्सीडेंट्स। जो व्हीकल गुड्स कैरी कर रहा है उसमें कोई फायर हो जाती है या एक्सप्लोजन हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है और उससे लॉस और डैमेज होता है तो वो कवर है। नेग्लिजेंस ऑफ द इंश्योर्ड भी कवर्ड है, और नेग्लिजेंस ऑफ द इंश्योर्ड एम्प्लॉइज और रिप्रेजेंटेटिव्स और सर्वेंट्स भी कवर्ड है। ये कवर करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि किसी भी व्हीकल में जिससे गुड्स कैरी हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसमें पहली स्टेज है लोडिंग अनलोडिंग की, क्योंकि गुड्स लोड होगा तभी उसमें व्हीकल से जाएगा। तो ये जो लोडिंग अनलोडिंग की ऑपरेशंस हैं ये नॉर्मली उनके रिप्रेजेंटेटिव या सर्वेंट ही करते हैं, और इस स्थिति में भी लॉस हो सकता है, इसलिए ये सिचुएशन भी पॉलिसी में कवर्ड है। तो फायर, एक्सप्लोजन, एक्सीडेंट्स, नेग्लिजेंस ऑफ द इंश्योर्ड एम्प्लॉइज, रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सर्वेंट। पॉलिसी में राइट एंड स्ट्राइक की रिस्क कवर नहीं है और टेररिज्म की रिस्क भी कवर नहीं है, लेकिन ये दोनों रिस्क ऐसी हैं जिनके लिए हमारे पास एड ऑन कवर अवेलेबल है, तो ये एड ऑन कवर दिए जा सकते हैं। अब एड ऑन कवर के आप मायने जानते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा रिस्क होती है जो कि पॉलिसी में इनबिल्ट कवर नहीं है, इसलिए इसका एक्स्ट्रा प्रीमियम लिया जाता है, एडिशनल प्रीमियम होगा। ये हमेशा ऑप्शनल होता है, इंश्योर की चॉइस पर है, अगर वो चाहे तो ले, चाहे तो ना ले। और किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास कितने भी इस प्रोडक्ट के एड ऑन कवर हो सकते हैं, हालांकि ये सारे एड ऑन कवर IRDAI अप्रूव्ड होते हैं, लेकिन किसी भी कंपनी के पास, किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 4 है, किसी के पास 8 है, किसी के पास 1 भी नहीं है। इट डिपेंड्स कंप्लीट टू कंपनी। और इस पॉलिसी के स्पेशल फीचर्स देखिए कि पॉलिसी केवल 1 साल के लिए यानी 12 महीने के लिए, कम के लिए ली जा सकती है लेकिन ज़्यादा के लिए अवेलेबल नहीं। अगले साल इसका रिन्यूअल होगा। किसी भी ट्रांसपोर्ट फर्म के लिए दी जा सकती है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में ऑथराइज्ड है, लेकिन पहली कंडीशन ये होगी कि उस ट्रांसपोर्ट फर्म के पास जितने भी व्हीकल्स हैं जो इस पॉलिसी में कवर कराने हैं, उन सबका कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज इंश्योरेंस पॉलिसी मोटर व्हीकल्स की होनी चाहिए। यानी जितने भी ट्रक्स या GCCB से माल जा रहा है, दे आर ऑल इंश्योर्ड अंडर ए पैकेज पॉलिसी ऑफ मोटर व्हीकल्स। और पैकेज पॉलिसी या कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के मायने हैं जिसमें थर्ड पार्टी लायबिलिटी भी कवर हो और डैमेज भी कवर हो, PA की लायबिलिटी भी कवर हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो इस पॉलिसी में वो व्हीकल कवर नहीं होगा। उसके लिए ये मैंडेटरी है कि उसके पास कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हो। बाई चांस कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है भी और एट द मिड ऑफ द टर्म अगर वो पॉलिसी एक्सपायर हो रही है तो ट्रांसपोर्टर को इन कंटिन्यूएशन उस पॉलिसी को रिन्यू कराना होगा, क्योंकि इन एनी केस अगर कोई गुड्स या मर्केंडाइज डैमेज हुआ है और उसे क्लेम पे करना है, तो जिस व्हीकल से वो जा रहा था उसकी अगर मोटर व्हीकल की पैकेज पॉलिसी एक्सपायर हो गई है तो कैरियर्स लीगल लायबिलिटी पॉलिसी भी क्लेम पे नहीं करेगी। इसलिए ये मैंडेटरी कंडीशन है कि द सब्जेक्ट व्हीकल मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिवली इंश्योर्ड, दैट इज थर्ड पार्टी प्लस OD cover must be maintained throughout the carrier's legal liability policy. अगली कंडीशन है कि ये सारे व्हीकल रोड वर्दी कंडीशन में होने चाहिए क्योंकि ये कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं।
और कमर्शियल व्हीकल्स की रोडवर्दी कंडीशन के मायने हैं कि आरटीओ से उनका फिटनेस सर्टिफिकेट इश्यू होना चाहिए, तभी उसकी रोडवर्दी कंडीशन सर्टिफाइड होती है। तो हर कमर्शियल व्हीकल के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट इश्यू होता है। फिर ये इंश्योर की चॉइस है कि वो सिंगल पॉलिसी ले या फ्लीट पॉलिसी ले, यानी कि सिंगल पॉलिसी भी ली जा सकती है अगर एक दो व्हीकल लिए हैं तो, और ज़्यादा व्हीकल्स हैं 200, 50, 100, 80 जितने भी, तो वो सारे के सारे व्हीकल एक फ्लीट पॉलिसी में ही कवर हो जाएंगे। इसलिए प्रेफरेबल ये है कि ट्रांसपोर्टर फ्लीट पॉलिसी ले। अब ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट मेंटेन किए जाते हैं जो हर ट्रांसपोर्टर करता है, क्योंकि वही उनका रिकॉर्ड होता है। फॉर एग्जांपल लॉग बुक है, हर व्हीकल की एक लॉग बुक होती है, कब कौन सी डेट को कहाँ गया है, कहाँ से आया है। कंसाइनमेंट नोट होता है हर व्हीकल का कि किस व्हीकल में क्या माल गया है, किसको डिलीवर हुआ है, कहाँ से वापस खाली आया है, लोडेड आया है, लाइक दैट। पॉलिसी का मिनिमम प्रीमियम केवल 500 रुपीज प्लस जीएसटी है। तो यूनिक फीचर्स में ये नोट करने वाली बात है कि पॉलिसी केवल 1 साल के लिए ही होगी। उस व्हीकल को ही पॉलिसी में कवर किया जाएगा जिसके पास की कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी होगी मोटर की। हर व्हीकल की रोडवर्दी कंडीशन फिटनेस सर्टिफिकेट से एग्जामिन होगी। पॉलिसी एज पर चॉइस ऑफ द ट्रांसपोर्टर होगी, सिंगल ले या फ्लीट पॉलिसी ले। और साथ में अपने ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मेंटेन करें रेगुलरली, क्योंकि इंश्योरेंस के टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन क्लेम के टाइम पर लॉग बुक भी मांगी जाएगी और कंसाइनमेंट नोट भी मांगी जाएगा। उससे वेरीफाई किया जाएगा कि यस this was the vehicle carrying this goods which has been damaged during the transit and that claim has to be settled। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डॉक्यूमेंट्स मेंटेन हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका आता है कवर ड्यूरेशन, कि पॉलिसी में क्या कवर ड्यूरेशन कवर्ड है। ये कवर ड्यूरेशन 2 चीजों पर डिपेंड करता है कि आप जर्नी की रिस्क तो कवर करेंगे ही करेंगे, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज तक, लेकिन साथ ही उसको कितने दिन का इंटरवल देंगे जिसमें कि वो अपने गुड्स की अनलोडिंग करा सके। क्योंकि नॉर्मली ये प्रॉब्लम हर ट्रांसपोर्टर के साथ आएगी, सबके पास बहुत बड़े गोडाउन तो नहीं होते। तो सभी ट्रांसपोर्टर के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि लोडेड गाड़ी पहुंच तो गई लेकिन गाड़ी खड़ी है, अनलोड नहीं हो पा रही है क्योंकि गोडाउन में जगह नहीं है, अगले दिन भी जगह नहीं है, दूसरे दिन भी जगह नहीं है, 4 दिन हो जाएगा तो 6 दिन हो जाए। ऐसे केसेस में लॉस और डैमेज की पॉसिबिलिटीज और बढ़ जाती है। तो रिस्क कवरेज को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहां से गाड़ी जाएगी उस जगह से रिस्क कवर होगी, लेकिन उस जगह से भी गाड़ी में लोडिंग के ऑपरेशंस की भी रिस्क कवर होगी। यानी ट्रांसपोर्टर के एम्प्लॉइज, सर्वेंट या रिप्रेजेंटेटिव जो भी गाड़ी में सामान लोड कर रहे हैं और लोडिंग ऑपरेशंस में भी कोई डैमेज हो जाता है तो वो भी रिस्क कवर है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज तक की पूरी जर्नी की रिस्क कवर होगी। प्लस पॉलिसी एंड्स विद अनलोडिंग और एक्सपायरी ऑफ 3 days विच एवर इज अर्लियर। यानी व्हीकल पहुंच गया, गुड्स अनलोड नहीं हुआ है, पहले दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन में नहीं हुआ, तीसरे दिन में नहीं हुआ, तो 3 दिन की रिस्क तो इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी, चौथे दिन से फिर वो रिस्क कवर नहीं होगी। तो 3rd डे तक अगर कोई डैमेज होता है गुड्स में, इंश्योरेंस कंपनी इज लायबल। तो ये कंफर्ट्स ट्रांसपोर्टर्स के लिए, कैरियर्स के लिए, लॉजिस्टिक फर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि ये जो 3 दिन का गैप है, क्योंकि कमेंसमेंट ऑफ कवर तो प्लेस ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट हो गया, जहाँ लोडिंग ऑफ कार्गो की भी रिस्क कवर थी और सारी जर्नी का रहा, बट until the same is unloaded at the point of discharge। अब अनलोड नहीं हुआ तो फिर उसे कुछ रिलैक्सेशन चाहिए, तो हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं उसको एक्सपायरी ऑफ 3 days फ्रॉम द अराइवल ऑफ द व्हीकल एट द फाइनल डेस्टिनेशन। दिस इज ए कंफर्टेबल गिवन टू द ट्रांसपोर्टर। अब पॉलिसी का प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होगा, तो 3 बेसिक चीजें हैं जो देखनी होंगी।
सबसे पहले ग्रॉस व्हीकल वेट का है, क्योंकि ये सारे जीसीसी भी हैं, कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, हर एक का जीवीडब्ल्यू डिफरेंट हो सकता है ग्रॉस व्हीकल वेट। और ये जीवीडब्ल्यू हमेशा हर व्हीकल की आरसी से वेरीफाई होता है। ग्रॉस व्हीकल वेट का नाम का एक कॉलम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में होता है, जिससे ये वेरीफाई हो जाता है। हर व्हीकल का डिफरेंट हो सकता है। सेकेंड है लिमिट ऑफ इंडेमनिटी। अब लिमिट ऑफ इंडेमनिटी हमेशा प्रपोजर या इंश्योर की चॉइस पर होती है, यानी कितनी लिमिट ऑफ इंडेमनिटी की कैरियर्स लीगल लायबिलिटी पॉलिसी वो लेना चाहता है। ये लिमिट ऑफ लायबिलिटी उसके टर्नओवर को डिफाइन करेगी, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि जितना टर्नओवर उसका पिछले साल में था इस साल भी उतना ही टर्नओवर की वो पॉलिसी ले। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ट्रांसपोर्टर का प्लान ऑफ बिजनेस क्या है। वो बिजनेस को ग्रो करना चाह रहा है, बिजनेस को रिड्यूस करना चाह रहा है, बिजनेस का सेम लेवल मेंटेन करना चाह रहा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स ऐड करना चाह रहा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स रिड्यूस करना चाह रहा है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ट्रांसपोर्टर फर्म। अब क्योंकि ट्रांसपोर्टर को ही उसके पिछले टर्नओवर का मालूम है, इस साल का एक्सपेक्टेड टर्नओवर मालूम है, तो अपने हिसाब से लिमिट ऑफ इंडेमनिटी सेलेक्ट करेगा। फिर एड ऑन कवरेज उसकी चॉइस पर है। हालांकि हमारे पास दो अवेलेबल है, दोनों में से एक ले ले, दोनों ले ले, एक भी ना ले, ये उसकी चॉइस है। तो इन तीनों के बेसिस पर तो प्रीमियम रेट डिसाइड होगी, लेकिन उस प्रीमियम रेट में से डिस्काउंटिंग और लोडिंग का भी कुछ प्रोविजन है, क्योंकि इस बात पर डिपेंड करता है कि क्लोज्ड बॉडी व्हीकल हैं, ट्रेलर हैं, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल हैं, टैंकर हैं या नॉर्मल ट्रक्स हैं, फिर कितनी बड़ी फ्लीट है, फ्लीट डिस्काउंट भी अवेलेबल हो सकता है। पास्ट क्लेम हिस्ट्री उसकी अच्छी रही है तो उस पर भी ट्रेड डिस्काउंट की जा सकती है। व्हीकल्स की एज एंड फिटनेस अच्छी है, टाइप ऑफ कार्गो हजार्डस नहीं है, तो भी डिस्काउंट दिया जा सकता है। लेकिन पॉलिसी पीरियड में आने वाले हर क्लेम पर 2% कंपल्सरी एक्सेस डिडक्टेबल है, हर क्लेम पर। ये 2% क्लेम अमाउंट पर डिपेंड करेगा, जो कि मिनिमम 5,000 रुपीज फॉर ईच एंड एवरी लॉस होगा। टेररिज्म के केस में ये थोड़ा डिफर कर सकता है। तो प्रीमियम रेट बेसिकली ग्रॉस व्हीकल वेट, लिमिट ऑफ इंडेमनिटी एंड एड ऑन कवर पर ही डिपेंड करेगी। पॉलिसी में एक तो स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स हैं जिनके बारे में समझ लेना इसलिए जरूरी हो जाता है कि बाई चांस जो ट्रक या जो भी जीसीसी माल लेकर के जा रहा है, उसमें किसी भी स्टेज पर ड्यूरिंग द जर्नी ड्राइवर के नेग्लिजेंस से या किसी भी रीजन से, रोड ब्लॉक होने से या कोई भी आउटर रीजन से अगर किसी थर्ड पार्टी की डेथ, इंजरी या प्रॉपर्टी डैमेज हो जाता है थर्ड पार्टी, तो उसको पे करने की लायबिलिटी कैरियर्स लीगल लायबिलिटी पॉलिसी में बिल्कुल नहीं है, 0%। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है कि क्योंकि ये व्हीकल्स जो कि गुड्स को कैरी कर रहे हैं मोटर इंश्योरेंस की कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी में इंश्योर्ड है, और मोटर व्हीकल की हर पॉलिसी मोटर व्हीकल एक्ट से गवर्न होती है। तो मोटर व्हीकल एक्ट ये कहता है कि देयर इज अनलिमिटेड थर्ड पार्टी लायबिलिटी फॉर डेथ, इंजरी और डिसेबिलिटी ऑफ एनी थर्ड पर्सन। प्रॉपर्टी डैमेज की लिमिट है 7.5 लाख, लेकिन थर्ड पार्टी लायबिलिटी एज पर एक्ट अनलिमिटेड है ऑल ओवर इंडिया। तो ये लायबिलिटी पॉलिसी में कवर नहीं हुई, कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी पॉलिसी में कवर नहीं हुई। गुड्स बिलोंगिंग टू सर्वेंट, एजेंट, सब कॉन्ट्रैक्टर और ट्रांसपोर्टर हिमसेल्फ भी इस पॉलिसी में कवर नहीं होगा। रॉयल्टी एंड स्ट्राइक भी कवर नहीं है, लेकिन वो एड ऑन है, एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके कवर कराया जा सकता है। टेररिज्म भी कवर नहीं है, लेकिन वो एड ऑन है, एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके कवर कराया जा सकता है। इनहेरेंट डिफेक्ट और वाइस, यानी कि गुड्स अगर अपनी ही प्रॉपर्टीज से डैमेज हुआ है बिना किसी एक्सीडेंट के, बिना किसी एक्सटर्नल रीजन के, तो उसकी रिस्क कवर नहीं होगी। जैसे नमी से खराब हो गया या
उसकी जो प्रॉपर्टीज है, इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है, उससे खराब हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, स्वीट्स है। एक तो उनकी लाइफ बहुत लिमिटेड होती है, दूसरा उसका टाइम के हिसाब से उसका टेस्ट भी खराब हो सकता है, देन में डीके, ये सब पेरिसेबल आइटम कहलाते हैं। पेरिसेबल यानी खराब होने वाले आइटम वक्त के हिसाब से। तो ये लायबिलिटी कवर नहीं है, कॉन्सिक्वेंशियल लाइफ लॉस भी कवर नहीं है। जैसे किसी कारण से कोई फाइनेंशियल पेनल्टी लग गई, या डिले से लॉस हो गया, या कोई मार्केट के प्राइस के फ्लक्चुएशन से लॉस हो गया, ये भी पॉलिसी में कवर नहीं होगा। अगर ट्रांसपोर्टर अपने व्हीकल्स को प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड नहीं करके भेज रहा है और उसकी अगर कोई लायबिलिटी आ रही है, तो ये भी कैरियर्स लीगल लायबिलिटी पॉलिसी में कवर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं, या प्रॉपर परमिट नहीं। परमिट है मान लिया तो स्टेट परमिट है और गाड़ी अदर स्टेट जा रही है, तो भी लायबिलिटी कवर नहीं होगी। प्लस कॉन्ट्राबैंड आइटम्स, कॉन्ट्राबैंड मीन्स जो लीगली परमिटेड नहीं है। अगर ट्रांसपोर्टर का व्हीकल ऐसे आइटम कैरी कर रहा है जो कि लीगली परमिटेड नहीं है, तो उसकी कोई भी लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी की नहीं होगी। फॉर एग्जांपल लिक्वर है, ड्रग्स हैं, कुछ स्पेसिफाइड एनिमल्स हैं, ये लीगली अलाउड नहीं है। इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल टू पे द कंपनसेशन। अब बाई चांस अगर कोई पॉलिसी पर क्लेम आता है, तो इंश्योर्ड की पहली ड्यूटी ये है कि इमीडिएटली इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करे, इमीडिएटली। हालांकि इमीडिएटली में कुछ डेज या टाइम डिफाइंड नहीं है, नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनियां 2 दिन के स्टैंप लगा करके भी दे देती हैं। ये इमीडिएटली बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि जो भी गुड्स डैमेज हुआ है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी है, और फिजिकल वेरिफिकेशन तभी होगा जबकि इंश्योरेंस कंपनी अपना सर्वेयर उस स्पॉट पे भेजे, उस लॉस को वो वेरीफाई करे, उसके फोटोग्राफ्स ले और उसका असेसमेंट करे। तो ये फिजिकल वेरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इमीडिएट इंटीमेशन नहीं आएगी और व्हीकल वहाँ से हट जाएगा या वो डैमेज गुड्स वहाँ से हट जाएगा, तो फिर क्वांटम को एसेस करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इमीडिएट इंटीमेशन होगी तो इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को इजीली सेटल कर पाएगी। लेकिन क्लेम सेटल करने के लिए कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और ये डॉक्यूमेंट इस पॉलिसी के क्लेम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो उस व्हीकल में जिसमें कि माल जा रहा था उसकी पैकेज पॉलिसी देखी जाएगी कि क्या इसकी कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी है, और अगर है तो वैलिड है नहीं, क्योंकि हो सकता है 2-4 दिन पहले एक्सपायर हुई, तो उसकी पैकेज पॉलिसी उस दिन वैलिड मिलनी चाहिए। उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो होगा ही, क्योंकि उसी से जीपीडब्ल्यू चेक हुआ है। उसका अगर कोई एग्रीमेंट लेटर है, किसी स्पेसिफिक कार्गो को ही वो कैरी करता है, फॉर एग्जांपल किसी सीमेंट फैक्ट्री से अटैच्ड है, या किसी टेक्सटाइल मिल से अटैच्ड है, या किसी ऑयल डिपो से कनेक्टेड है और उसी तरीके का बार कैरी करता है, तो उसका कुछ स्पेसिफिक एग्रीमेंट भी होगा, 1 साल का, 2 साल का, या किसी सर्टेन टाइम का, तो एग्रीमेंट की कॉपी भी दीजिए। फिर आएगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब इसमें आप इसलिए कंफ्यूज ना होगा, एक तो होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि आरटीओ से इश्यूड होता है, ये हर व्हीकल के लिए आरटीओ अथॉरिटी इशू करती है। दूसरा होता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अंडर द कैरेज बाई रोड एक्ट 2007 के प्रोविजंस के तहत हर ट्रांसपोर्ट फर्म को ऑथराइज करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यू करता है। इस सर्टिफिकेट के बाद ही वो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के लिए ऑथराइज्ड है, यानी वो एक लीगल एंटिटी है, उस पर किसी भी तरीके का लिटिगेशन हो सकता है इन एनी कोर्ट ऑफ। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नॉर्मली अगर आप जाएंगे किसी ट्रांसपोर्टर फर्म के ऑफिस में, तो यू विल फाइंड देम इन देयर ऑफिस, वो नॉर्मली फ्रेम करा के लगाया हुआ होता है।
फिटनेस सर्टिफिकेट, और 10 ईयर से ज़्यादा का व्हीकल हो तो उसका फिटनेस तो बहुत कंपलसरी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कमर्शियल व्हीकल 10 ईयर से ज़्यादा तो फिट होते ही नहीं गुड्स कैरी करने के लिए। तो फिटनेस सर्टिफिकेट तो जरूरी है हर कमर्शियल व्हीकल का। क्लेम फॉर्म तो चाहिए ही, लेकिन इसके अलावा GR गुड्स रिसीप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ट्रांसपोर्ट फर्म का, क्योंकि ये ही एक डॉक्यूमेंट है जो कि ओनर ऑफ द गुड्स के पास अवेलेबल होगा कि उसने क्या सामान किस तारीख को, कितनी क्वांटिटी का, कितने अमाउंट का, कहाँ से कहाँ तक, किस डेट को भेजा है। ये सारी ब्रीफ आपको GR गुड्स रिसीट या बिल्टी में मिलती है। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन गुड्स फॉरवर्ड नोट, जब ट्रांसपोर्ट फर्म किसी माल को किसी भी जगह भेज रही है तो दूसरे ट्रांसपोर्टर को जिसके यहाँ गाड़ी अनलोड होगी उसके लिए गुड्स फॉरवर्ड नोट भी भेजा जाएगा, जिसमें कि इस गाड़ी में क्या क्या सामान आ रहा है उसकी लिस्ट होगी और उसकी सारी डिटेल होगी। तो ये GR और गुड्स फॉरवर्ड नोट ये डिसाइड करेंगे कि जो भी सामान डैमेज हुआ है, क्या वो इस गाड़ी में जा रहा था, इसी डेट को जा रहा था, इसी व्हीकल से जा रहा था, इसी रूट पर जा रहा था, इसी प्लेस के लिए जा रहा था, ये सारी चीज़ें क्रॉस चेक हो जाएंगी। इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्लेम सेटल करने में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं हुई। इसलिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आप इस पॉलिसी को अगर किसी फर्म को दे रहे हैं तो आपको जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको फिलअप कराना होगा, जिसके बेसिस पर अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट सपोर्ट ऑफिस आपको कोड प्रोवाइड कराएगा। और ये जो मिनिमम बेयर मिनिमम जिसको आप कह सकते हो रिक्वायरमेंट है, उसमें है कि पहला ट्रांसपोर्टर के पास कितने व्हीकल्स हैं GCC में, उनमें से उसके खुद के कितने हैं ओन्ड, हायर्ड कितने हैं, हायर्ड की भी कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी है नहीं। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसपोर्टर उस व्हीकल का जो कि उसके पास हायर्ड है खुद इंश्योरेंस नहीं करा सकता, कराता भी है तो उसके नाम पॉलिसी जारी नहीं होगी। दैट मीन्स एक्चुअल ओनर ऑफ द व्हीकल ही उसकी पैकेज पॉलिसी लेगा, क्योंकि उसी के नाम से शुरू होगी और उसकी पॉलिसी कॉपी ट्रांसपोर्टर को दे सकता है। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स जितने भी हैं, चाहे वो ओन्ड हो या हायर्ड, उन सबकी पैकेज पॉलिसी उनके पास हो, ये कंफर्म करना जरूरी हो जाता है। फिर GVW ऑफ ईच व्हीकल, ये तो सिंपली आपको हर व्हीकल की RCB से मिल ही जाएगा। लिमिट ऑफ इंडेमनिटी फॉर ईच व्हीकल, ये इंडेमनिटी देखना होगा, क्योंकि ये वो इंडेमनिटी है जिसको कि प्रपोजर ने या ट्रांसपोर्टर ने डिसाइड करना है कि वो कितनी लेना चाहता है। एड ऑन कवर भी वो है जो कि ट्रांसपोर्टर ने डिसाइड करनी है कि वो कौन से लेना चाहता है। रॉयटर स्ट्राइक अकेला चाहिए या टेररिज्म भी चाहिए या दोनों ही नहीं चाहिए, ये उसकी चॉइस पर। फिर उसके पास जो व्हीकल्स हैं GCC भी हैं जो कि गुड्स कैरी करने के लिए यूज किए जा रहे हैं, उनमें व्हीकल्स की टाइप क्या है, टाइप ऑफ व्हीकल बॉडी क्या है। क्लोज बॉडी है, टैंकर है, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल है, ऑर्डिनरी ट्रक्स हैं, LMB हैं, HMB हैं, ये सब की डिटेल चाहिए। एज ऑफ व्हीकल से मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से। टाइप ऑफ कार्गो पे थोड़ा सा क्लैरिटी होगी, क्योंकि नॉर्मली हर ट्रांसपोर्टर फर्म मिक्स्ड कार्गो कैरी करती है। मिक्स्ड कार्गो इन द सेंस एनी काइंड ऑफ कार्गो एक ही ट्रक में जा सकता है। खाने के आइटम भी जा रहे हैं, फ्रूट्स भी जा रहे हैं, ऑयल भी जा रहा है, क्लॉथ्स भी जा रहे हैं, बुक्स भी जा रहे हैं, शूज भी जा रहे हैं, बिकॉज ऑल आइटम्स आर पैक्ड डिफरेंटली। तो ऐसा तो है नहीं कि मर्ज हो गए एक दूसरे में। और अगर कोई स्पेसिफिक कार्गो है, जैसे सिर्फ एक्सक्लूसिव सीमेंट जा रहा है या एक्सक्लूसिव क्लॉथ जा रहा है या सिर्फ बुक्स जा रहे हैं
तो एक कार्गो पर डिपेंड करेगा कि उसमें से कौन सा कार्गो वो नॉर्मली कैरी करता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ स्पेसिफिक कार्गो ही कैरी करते हैं, तो उनके लिए प्रीमियम रेट डिस्काउंटेड भी हो सकती है, क्योंकि ये कार्गो अगर नॉन हैजार्डस आइटम का है, जैसे कोई मेटल के आइटम है या सीमेंट के आइटम है, तो उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होती, और ऐसी रिस्क नहीं होती कि एक दूसरे से टकरा के डैमेज हो जाए, जो कि ट्रांजिट का सबसे बड़ा लॉस फैक्टर होता है। तो टाइप ऑफ कार्गो पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। पास्ट क्लेम हिस्ट्री ये डिसाइड करेगी कि इंश्योर का मोरल हैजार्ड क्या है। एक्चुअल लॉसेज भी होंगे, एक्चुअल लॉसेज भी होते हैं, लेकिन किस परसेंटेज में है ये पता लग जाएगा। और पॉलिसी उसको सिंगल चाहिए, फ्लीट पॉलिसी चाहिए, तो ये सारी जो बेसिक डिटेल है, जब आप ये प्रोवाइड करेंगे तो सपोर्ट ऑफ ए अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट आपको इस पॉलिसी का प्रीमियम कोड प्रोवाइड करेगा, जिसके बेसिस पर ये पॉलिसी इश्यू की जा सकेगी। और कोई भी ट्रांसपोर्टर फर्म, लॉजिस्टिक फर्म या कैरियर फर्म के पास जब हम ये कोड प्रोवाइड करेंगे, उस पर उसकी कंसेंट होगी, तब ये पॉलिसी इश्यू हो पाएगी। अब इस पॉलिसी में कुछ खास चीज़ें देखनी होंगी, क्योंकि कोई भी ट्रांसपोर्टर फर्म के पास कितने भी व्हीकल हो सकते हैं, और नॉर्मली वो फ्लीट पॉलिसी ही लेगा। जितना बड़ा ट्रांसपोर्टर होगा उसके पास उतने ज़्यादा व्हीकल्स की फ्लीट होगी, और वो सारी की सारी एक ही पॉलिसी में कवर हो जाएगी। लेकिन उन सब की उसके पास कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मैंडेटरी है, इससे कोई एस्केप नहीं है इसका। अब क्वेश्चन ये है कि वो टाइम टू टाइम उन पॉलिसीज को रिन्यू भी करा रहा है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ लॉस अगर उसकी पैकेज पॉलिसी एक्सपायर्ड मिली तो कैरियर लीगल लायबिलिटी का क्लेम भी नहीं मिलेगा। इसलिए द मोटर ओडी पैकेज पॉलिसी इज नॉट इन इफेक्ट एट द टाइम ऑफ क्लेम अंडर द कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी, इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल। तो पॉलिसी किसी भी तरीके के आइटम कैरी करने वाले ट्रांसपोर्टर को दी जा सकती है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एनी काइंड, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है एक्सेप्ट दी कॉन्ट्राबैंड आइटम्स। अब ये क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट है सारा की सारा, और रोड ट्रांसपोर्ट की जिसकी कैरियर लायबिलिटी पॉलिसी में कवर होती है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ये ट्रांसपोर्टर्स या कैरियर फर्म्स या ये लॉजिस्टिक फर्म्स मैरिन की ट्रांजिट पॉलिसी क्यों नहीं ले लेती, क्योंकि मैरिन की ट्रांजिट पॉलिसी भी रोड की रिस्क कवर करती है। अब यहाँ ये आपको समझना होता है कि मैरिन की जो पॉलिसी होती है वो केवल गुड्स की रिस्क कवर करती है, कोई लायबिलिटी कवर नहीं करती, जबकि कैरियर्स लायबिलिटी पॉलिसी ओनर के माल की लायबिलिटी को कवर करती है। दूसरे, मैरिन की जो ट्रांजिट पॉलिसी है उसको कौन लेता है? ओनर लेगा, सेलर लेगा, बायर लेगा, कंसाइनर लेगा, कंसाइनी लेगा, ये लोग ले सकते हैं। लेकिन कैरियर लीगल लायबिलिटी को कौन लेगा? केवल ट्रांसपोर्टर, कैरियर या लॉजिस्टिक फर्म। तो मैरिन ट्रांजिट पॉलिसी कैरियर्स के लिए यूजफुल नहीं है। मैरिन ट्रांजिट पॉलिसी में कंसाइनर कंसाइनी ले सकते हैं, क्योंकि होता क्या है, जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से माल भेजा जाता है, मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर्स जो माल भेजते हैं, वो एट एनी पॉइंट सेलेबल है, यहाँ तक कि ट्रांजिट में भी सेल हो जाता है। माल जैसे दिल्ली से मुंबई जा रहा है और जो भी उसका ओनर है उसने रास्ते में इसको सेल कर दिया, और मैरिन की पॉलिसी फ्रीली असाइनेबल होती है, तो वो ऑटोमेटिकली बायर के नाम ट्रांसफर भी हो जाती है, फ्रीली असाइनमेंट भी हो जाता है उसका। ऐसा कैरियर लीगल लायबिलिटी में तो है नहीं, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जिस ओनर का माल है, जिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन से चला है और जिस पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज तक उसे जाना है, वहाँ तक ओनरशिप तो ओनर की ही रही, उसके चेंज होने का क्वेश्चन ही नहीं। इसलिए मैरिन की ट्रांजिट पॉलिसी यहाँ कैरियर्स के लिए यूजफुल नहीं होगी। अच्छा, व्हीकल कवर्ड
अंडर दिस पॉलिसी कैन बी ओन्ड और हायर्ड। अगर ट्रांसपोर्टर के पास हायर होंगे तो वो भी कवर हो जाएंगे। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में, चाहे तो वो मोटर पॉलिसी हो चाहे कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी हो, अंडर इंश्योरेंस एप्लीकेबल नहीं होगा। ये अंडर इंश्योरेंस मोटर पॉलिसी का और कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी का पार्ट नहीं है। उसका रीजन बहुत क्लियर है कि मोटर पॉलिसी में जितने भी व्हीकल इंश्योर्ड होते हैं वो आईडीवी बेसिस पर होते हैं, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, जिसके मायने होते हैं कि व्हीकल की मार्केट वैल्यू हर साल डेप्रिशिएट हो रही है और व्हीकल की सम इंश्योर्ड वैल्यू भी हर साल डिक्रीज होगी उतने परसेंटेज से जो कि आईडीवी के टेबल में दिया हुआ है। यानी कि कोई भी व्हीकल इवन ऑन डे वन भी एक्स शोरूम प्राइस पर इंश्योर्ड नहीं होगा, उसमें से भी 5% उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो व्हीकल की तो मार्केट वैल्यू एवरी ईयर कम होनी, इसलिए वो तो मार्केट वैल्यू हो गई इसकी, उसमें अंडर इंश्योरेंस का क्वेश्चन ही नहीं। लेकिन कैरियर्स लीगल लायबिलिटी में अंडर इंश्योरेंस इसलिए नहीं होता कि जो भी माल कैरी किया जा रहा है उस पर ओनरशिप ट्रांसपोर्टर की है ही नहीं, ओनर तो कोई और है। ही इज ओनली ए कस्टोडियन फॉर द टाइम बीइंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज द मोमेंट द डिलीवरी इज गिवन टू द ओनर और द पर्सन असाइंड बाय द ओनर, उसकी कस्टडी खत्म। तो उसकी क्या वैल्यू है, क्या क्वांटिटी है, कितना वेट है, ये तो ट्रांसपोर्टर को पता ही नहीं है एक्चुअली। उसको तो ये इंफॉर्मेशन जो भी ओनर ऑफ गुड्स ने दी है सिर्फ उसी पर रिलाई कर रहा है। तो कितनी वैल्यू का वो माल है, क्या उसकी परचेज वैल्यू है, क्या उसकी आज की रेट में रिप्लेसमेंट वैल्यू है, ये नथिंग टू डू विद इट। इसलिए अंडर इंश्योरेंस का क्वेश्चन ही नहीं होता। तो अंडर इंश्योरेंस इज नॉट एप्लीकेबल एज दिस पॉलिसी कवर्स लीगल लायबिलिटी ऑफ द कैरियर फॉर लॉस और डैमेज टू द कार्गो caused by covered events। इसलिए ना तो मोटर पे और ना कॉमर्शियल कैरियर्स लीगल लायबिलिटी पे, दोनों पर ही अंडर इंश्योरेंस अप्लाई नहीं होगा। अब पॉइंट है कि लिमिट ऑफ इंडेमनिटी कैसे डिसाइड किया जाए, क्योंकि लायबिलिटी विल बी पेड बाय द पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ AOA एंड AOY, और ये दोनों लिमिट ही चाहिए। पॉलिसी में ये दोनों ही लिमिट मेंशन होंगी। एनी वन एक्सीडेंट की लिमिट क्या सेलेक्ट की गई है और एनी वन ईयर की लिमिट क्या सेलेक्ट की गई है, क्योंकि डैमेज डेली हो सकते हैं, डैमेज पूरे साल हो सकते हैं, डैमेज किसी भी व्हीकल में हो सकते हैं, डैमेज किसी भी गुड्स में हो सकते हैं। कैरियर के पास या ट्रांसपोर्टर के पास पूरी की पूरी फ्लीट है और सारे के सारे व्हीकल डेली उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, हर व्हीकल में गुड्स कैरी हो रहा है। तो किसी भी व्हीकल की एनी वन एक्सीडेंट की मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, ये ट्रांसपोर्टर ने डिसाइड करना है, और जितना वो डिसाइड करेगा वही इस पॉलिसी में सम इंश्योर्ड का पार्ट हो जाएगा। सम इंश्योर्ड का पार्ट इन द सेंस एक तो AOA और एक AOY। अब ये AOA कैसे डिसाइड होगा, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ कि मान लिया किसी ट्रांसपोर्टर के पास 5 टैंकर हैं और 5 सिर्फ पेट्रोल डीजल कैरी करने के लिए यूज होते हैं। से फॉर एग्जांपल 2 साल का एग्रीमेंट है उसका हिंदुस्तान पेट्रोलियम से, वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम के डिपो से पेट्रोल डीजल लेता है और उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिलीवर कर देता है 5 ऑयल टैंकर से। अब मान लिया इनमें से एक फुल टैंकर ओवरटर्न हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, आग लग जाती है, लीकेज हो जाता है, या किसी भी तरीके से उसका माल डैमेज हो जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि उस टैंकर में मैक्सिमम कितना लॉस पॉसिबल है।
ये आप दो चीज़ों से वेरीफाई कर सकते हैं कि उसमें आरसी में पता लगेगा उसकी आरसी की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, उसका कैरिंग कैपेसिटी, उसका जीबीडब्ल्यू क्या है। अब ऑयल टैंकर की मान लिया कैपेसिटी 5000 लीटर है और पर लीटर का एवरेज रेट 100 रुपीज़ है, तो एट ए टाइम अगर उसमें से सारा की सारा माल भी लीक हो जाता है, डैमेज हो जाता है, बर्न हो जाता है, तो मैक्सिमम लॉस 5 लाख रुपीज़ का हुआ, 5000 into 100। ये मैक्सिमम लॉस की पॉसिबिलिटी है, इससे ज़्यादा लॉस की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये तो सिंपल तरीका इसलिए है क्योंकि इसमें एक ही आइटम जा रहा है। ये मिक्स्ड आइटम भी हो सकता है, वैरायटी ऑफ आइटम्स भी हो सकते हैं। उस केस में भी पर एक्सीडेंट लिमिट डिसाइड करनी होगी कि एक बार में मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी हो सकती है, और वो उनके जीआर से पता लग जाता है कि कितनी वैल्यू का माल जा रहा है। लेकिन इंश्योरेंस लेते समय हर व्हीकल की नहीं दे करके एवरेज बेसिस पे किया जाता है। तो एओए तो ऐसे डिसाइड होगी पर व्हीकल। अब सपोज जहाँ उसके पास 5 टैंकर है पूरे साल के लिए, 500 जाते हैं, पूरे साल जाते हैं, 365 डेज उनका यूज होता है, तो ये 5 लाख की लायबिलिटी इंटू 5 इंटू 365, ये उसका एनुअल टर्नओवर होगा। इंश्योर्ड को एनी वन एक्सीडेंट लिमिट डिसाइड हो गया, एनी 1 ईयर की लायबिलिटी डिसाइड हो गई, यही दोनों पॉलिसी का पार्ट बन जाएंगे जिन पर की प्रीमियम रेट लगेगी। अब प्रीमियम रेट नॉर्मली डिपेंडिंग अपॉन कार्गो होती है। जैसे मान लीजिए पेट्रोल या डीजल है, ये हाईली इन्फ्लेमेबल आइटम्स है, तो इनमें 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड हो सकती है। सब्जी, वेजिटेबल, फ्रूट, ये इस तरीके के होते हैं, इनकी तो 15%, 20 पैसा, 25 पैसे की रेट भी हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन द कार, किस तरीके का कार हो जा रहा है, क्या माल है, क्या मर्केंडाइज है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि लायबिलिटी कितनी आ सकती है। और इस पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एक ये है कि किसी भी कैरियर, लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्ट फर्म के लिए ये कंपलसरी नहीं है एज पर पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट कि वो ये पॉलिसी लें। लेकिन क्योंकि उनका सारा बिजनेस ही इस तरीके का है, किसी भी ट्रांसपोर्टर फर्म से पूछ कर देखिए कि एक गाड़ी जा रही है, वापस आएगी या नहीं आएगी, उसको हमेशा अनसर्टेनिटी देती है, क्योंकि रूट पे क्या हो सकता है, कितना माल लीक हो सकता है, क्या चोरी हो सकती है, क्या ड्राइवर छोड़ के भाग जाए, कोई भी रॉयट्स हो जाए, स्ट्राइक हो जाए, दंगे हो जाए, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, नोबडी नोस। hundreds of reasons are there for losses, hundreds. तो अनलेस द सेफली रिटर्न व्हीकल, और रिटर्न होगा तो उसमें भी उधर से भी गुड्स हो सकता है, तो ये सारा जो कारोबार है ट्रांसपोर्टेशन का, कैरियर का या लॉजिस्टिक का, ये बिना कैरियर लीगल लायबिलिटी के पॉसिबल नहीं है। आप एक छोटे से एग्जांपल से समझ जाएंगे कि आपने मान लिया कहीं आपका ट्रांसफर हो गया और आपने अपने घर का माल को ट्रांसपोर्ट करना है, आपने मूवर्स एंड पैकर से पैक कराया है, फिर भी जिस सिटी में भेजा वहां कुछ ना कुछ 1-2 आइटम तो डैमेज आपको मिलेंगे, क्योंकि वैरायटी ऑफ आइटम्स है, नेचर ऑफ आइटम डिफरेंट है। कुछ फ्रेजाइल भी हो सकते हैं, कुछ हैंडल विद केयर भी हो सकते हैं, कुछ मेटालिक भी हो सकते हैं। तो एक दूसरे आइटम के कोलिजन से और बाई चांस गाड़ी अगर हाफ फिल्ड है यानी टोटली फिल्ड नहीं है तो लॉस की पॉसिबिलिटी और भी बढ़ जाती है। गाड़ी अगर पूरी भरी हुई होगी तो उसमें माल के मूवमेंट की जगह नहीं मिलेगी, तो वो टकरा के डैमेज होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो अनफिल्ड है, पूरी भरी हुई नहीं है, तो पॉसिबिलिटी और भी बढ़ जाती है। तो ऐसे केसेस में भी डैमेज की पॉसिबिलिटी जहाँ ज़्यादा हो और डेली हो और पूरे साल का कारोबार ही यही हो, तो आप सोच सकते हैं कि बिना कैरियर्स लीगल लायबिलिटी के, ये इंश्योरेंस के, ये बिजनेस कैसे पॉसिबल होगा। हाँ, आपके सामने प्रॉब्लम जरूर आ सकती है
कि क्योंकि मार्केट में पॉलिसी बहुत पुरानी है, लेकिन हमारे पास ये पॉलिसी नहीं है। अब 2-3 साल से ही आपके पास ये पॉलिसी है। तो जहाँ भी आप जाएंगे किसी भी ट्रांसपोर्टर के पास, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नगर तो हर शहर में होता है, और ट्रांसपोर्ट नगर में सैकड़ों फर्में होती हैं, और उन सैकड़ों फर्में में से 20 या फर्में ऐसी होती हैं जिनके पास फ्लीट ऑफ व्हीकल्स होती है। तो इंश्योरेंस तो सभी को चाहिए। अब प्रश्न ये है कि जब आप जा रहे हैं और वो ये कह दे कि मेरे पास तो XYZ कंपनी की पॉलिसी ऑलरेडी है, तो ये आपको फेस करना होगा इस चैलेंज, क्योंकि उसका तो नेचर ऑफ बिजनेस है, उसको तो कैरियर लीगल एबिलिटी पॉलिसी चाहिए, चाहे X कंपनी की हो, वाई की हो। अगर ऑलरेडी चल रही है तो आपको अपनी एंट्री लेने के लिए आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का हो, या तो आपके कॉन्टैक्ट बॉडी हो, या आप उनको पहले से किसी और कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स की या कोई और आइटम की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, या आपकी बॉन्डिंग कैसी है कस्टमर से, या आपकी स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस कैसा है। बाय एनी रीजन इफ यू आर एबल टू इम्प्रेस, यू कैन एंटर। और फिर अगर आप एक एंट्री ले लेते हैं तो आपको डबल बेनिफिट होगा, क्योंकि कैरियर्स लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी तो मिलेगी मिलेगी, प्लस उसके फ्लीट में जितने भी व्हीकल्स हैं उन सबका इंश्योरेंस भी आपके लिए इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्टर्स के लिए इस पॉलिसी के बिना बिजनेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन आप उसको 2-3 चीज़ें ऐसी बता सकते हैं कि हमारी पॉलिसी में आपके कंफर्ट लेवल का पूरा ध्यान रखा गया है, जिसमें कि आपको 3 डेज का एक्स्ट्रा पीरियड दिया गया है अनलोडिंग के लिए। अगर आपका व्हीकल लोडेड व्हीकल डेस्टिनेशन पर पहुंच भी जाता है, फिर भी 3 दिन का आपको पीरियड दिया जा रहा है, जिसमें कि अनलोडिंग की आपको कन्वीनियंस रहेगी। बाई चांस स्टॉक की पोजीशन एम्प्टी ना हो तो 3 दिन तक इंश्योरेंस कंपनी इस रिस्क को कवर करेगी। उसके बाद ही आपको ये इंश्योरेंस कंपनी लायबिलिटी डिनाई करेगी। क्लेम सेटलमेंट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इमीडिएट इंटीमेशन आपके लेवल पर हो। हमें आपसे कुछ इंश्योरेंस के टाइम पे कोई खास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपने हमें 3 चीज़ें ही देनी हैं, जिससे कि हमें प्रीमियम रेट निकालने में कन्वीनियंस हो जाए। और प्रीमियम रेट इस बात पर डिपेंड करेगी कि हर एक व्हीकल की GVW हो, लिमिट ऑफ इंडेमनिटी आप डिसाइड कर दें, और एडेन आप कौन से उनसे ले रहे हैं वो देखिए। बाकी जिससे आपने जो व्हीकल हायर किए हुए हैं उन सभी को ये वार्न करके रखिए। वैसे तो कोई भी व्हीकल देखिए रोड पे अनइंश्योर्ड मिलेगा ही, लेकिन पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि काफ़ी लोग सिर्फ थर्ड पार्टी पॉलिसी लेकर के काम चला रहे हैं। तो हमारे केस में थर्ड पार्टी पॉलिसी से काम नहीं चलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी ही चाहिए। और नॉर्मली ट्रांसपोर्टर पैकेज पॉलिसी ही लेते हैं। रीज़न बीइंग कॉमर्शियल व्हीकल्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, एक्सीडेंट होते रहते हैं, व्हीकल में लॉस ऑफ डैमेज होते रहते हैं, और वो लॉस ऑफ डैमेज बहुत ज़्यादा यानी मेजर लॉसेज होते हैं। तो साल में ऐसे 2-3 लॉसेज भी हो गए तो कहो तो व्हीकल की कॉस्ट से भी ज़्यादा का लॉस हो सकता है। तो ये लोग नॉर्मली भी पैकेज पॉलिसी ही लेते हैं, और यही हमारी प्री कंडीशन है। लेकिन इन लोगों के साथ सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि वो मोटर व्हीकल पॉलिसी कब एक्सपायर हो गई है उनको ध्यान नहीं रहा। अब वो अनइंश्योर्ड जो पीरियड है वो गैप काफ़ी डेंजरस हो जाता है इनके लिए भी और कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी के लिए, क्योंकि उसमें फिर ब्रेक इन हो गया, ब्रेक इन का फिर सर्वे होगा, फिर उसमें रिस्क कवर होगी, और बाई चांस जिस डेट को लॉस ऑफ डैमेज हुआ है उस डेट को ही अगर पॉलिसी खत्म हो गई थी तो फिर कैरियर लीगल लायबिलिटी का क्लेम भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस पॉइंट पर इन लोगों को ज़्यादा अलर्ट रखना पड़ता है कि आप जो भी व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आपका है या वो हायर्ड व्हीकल है, उसकी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कंटिन्यूसली मैनेज हो, बस वो एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि रिस्क तो हमारी केवल माल की है, अगर जो भी माल में डैमेज होगा उसी को हम पे करेंगे, लेकिन वो माल तो आपके व्हीकल में ही जाएगा।
और व्हीकल का पैकेज पॉलिसी होना जरूरी है। तो व्हीकल कॉम्प्रिहेंसिवली इंश्योर्ड हो, माल का इंश्योरेंस है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ओनर ऑफ द गुड्स। वो चाहे तो इंश्योर करा के भेजे, चाहे तो अनइंश्योर करा के भेजे, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दोनों ही सिचुएशन में है। अगर वो इंश्योर किया हुआ माल है तो उसकी रिकवरी इंश्योरेंस कंपनी ने उससे कर लेनी है, और अगर वो अनइंश्योर्ड है तो ओनर को उसने कंपनसेशन पे करना है। इसलिए ट्रांसपोर्टर कैन नॉट एस्केप द लायबिलिटी। अब आपको इस पॉलिसी में जो भी क्वेश्चंस पूछने हो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? पॉलिसी अच्छी है, इजी है, इजीली सेलेबल है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, आपको डिमांड क्रिएट नहीं करनी है, सिर्फ अप्रोच करना है, इंटरेस्ट लेना है। और अप्रोच करने के लिए अब आपको क्योंकि प्रोडक्ट की इन डेप्थ नॉलेज है तो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा कि आप ट्रांसपोर्टर फर्म से कांटेक्ट कर सकें, उनको कन्विंस कर सकें, पॉलिसी सेल कर सकें। बट स्टिल इफ यू फील एनी डाउट यू कैन आस्क। So it seems it's okay with all? All of you are comfortable? Okay, thank you. Thank you everyone. See you tomorrow at the same time. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir.